अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल एससी म्यूजिक यानी कि सम्राट चौधरी म्यूजिक या फिर मेरे स्टोरी चैनल इंडिवर्स स्टोरीज में पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई म्यूजिक जियोपॉलिटिकल और न्यूज़ चैनल खोलना चाहते हैं जहां पे चैनल आपका होगा लेकिन मेरा सेटअप, एम्प्लॉयज़, मेरा यूट्यूब एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस यूटिलाइज होगा और प्रॉफिट जो है आपको जाएगा, तो अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी और इस वीडियो को जो है एक चाइनीज ने बनाया है। हालांकि इस वीडियो का जो लोकेशन है वो यूएसए दिखा रहा है क्योंकि यूट्यूब जो है वो चाइना में बैन है, इसीलिए अलग अलग वीपीएन से अलग अलग लोकेशन का यूज करके वो चैनल्स बनाते हैं। मगर इस यूट्यूबर के लैंग्वेज से ये साफ साफ समझ आ ही रहा है कि ये यूट्यूबर चाइनीज है। तो आज के वीडियो में हम सभी ये जानेंगे कि उनका इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है और ओवरऑल इंडिया के बारे में वो क्या सोचते हैं। हालांकि ये वीडियो काफी लंबा है। पिछली वीडियो में सम्राट सर ने आप सभी को एक वीडियो दिखाया था, उसमें काफी सारे लोगों का ये मानना था कि उस वीडियो में जो एनालिसिस था वो काफी एक्यूरेट था। हालांकि वो वीडियो इकोनॉमी के बारे में नहीं बल्कि ओवरऑल इंडिया के बारे में था और भारत की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इन सभी के बारे में था। और ये जो वीडियो आप सभी देखने वाले हैं इसका टाइटल यही दिया गया है कि अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी इन वन गो। तो ये वीडियो देखकर हम ये जानेंगे कि क्या एनालिसिस किया गया है और इस वीडियो को देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे और आप सब भी कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि ये जो एनालिसिस इस यूट्यूबर ने किया है ये कितना सही और कितना गलत था। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं। इंडिया एक बहुत ही एक्सेंट्रिक कंट्री है। पिछले 20 सालों से भारत 6.25 की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। ये कोरियन और कनाडा, इटली, फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। मॉर्गन स्टैनली ने ये प्रेडिक्ट किया है कि ये 5 सालों में जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। भारत के 2 सबसे रिचेस्ट मैन बारी बारी से एशिया के सबसे अमीर इंसान की गद्दी पर बैठते रहे हैं। टेक यूनिकॉर्न्स एक एक करके सामने आए हैं और यहाँ तक कि एप्पल ने भी ये अनाउंस किया है कि वो अपने आईफोन प्रोडक्शन का 25% भारत में शिफ्ट करेंगे। हालांकि इसके साथ ही इसकी 10% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। बहुत से लोग अभी भी खुले में ही टॉयलेट का यूज करते हैं। सो एक्चुअल में भारत में क्या चल रहा है? क्या उनकी इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है? एक्चुअली 2000 की शुरुआत से ही लोग ये कहते आ रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है और 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये अभी भी लगभग ग्रो करने और अराजकता के बीच के स्टेज में है। चलिए बिना किसी देरी के एक्सेंट्रिक इंडिया पर एक नजर डालते हैं। दरअसल 18th सेंचुरी से पहले इंडियन इकोनॉमी काफी पावरफुल थी। चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाती हूँ। ये IMF द्वारा हिस्ट्री में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज का एक रफ एस्टिमेट है। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल डेटा बहुत ही एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान था। यहाँ देखिए 20वीं सदी के बाद से ही अमेरिका का राइज हुआ है और ग्लोबल इकोनॉमी में इसकी हिस्सेदारी 40% है और 2000 के दशक की शुरुआत से चाइना का राइज हुआ है और इसी बीच भारत। हालांकि यहाँ पर थिन लाइन है, लेकिन अगर हम 18th सेंचुरी से पहले की ओर देखते हैं तो भारत की इकोनॉमी वास्तव में ग्लोबल इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा था। तो ऐसा क्या है जो इसे नीचे ले आया है? एक तरफ ये यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है और इससे वेस्ट की पूरी प्रोडक्टिविटी में तेजी से ग्रोथ हुआ है। भारत के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर दस्तक दी। हम सभी ने 2 ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुना है। शुरुआत में डच इंडिया कंपनी ठीक थी। हालांकि नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन वास्तव में ये ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कवर करता है। इसका भारत पर ज्यादा असर नहीं हुआ। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे ट्रेड से भारत को कोलोनाइज बनाने की ओर मुड़ गई थी, लेकिन स्पाइसेस, रॉ मटेरियल्स और टेक्सटाइल्स जैसी चीजों के लिए और भी काफी सारी चीजें भारत से ही ली जाती थी। इस पीरियड के दौरान पर कैपिटल जीडीपी को देखें, ये इंग्लैंड में तेजी से बढ़ रहा था। इसी बीच ये इंडिया के लिए ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद भारत को फाइनली स्वतंत्रता मिल गई, मगर इस समय उनकी जीडीपी 25% से गिरकर 2% हो गई। 200 सालों के कॉलोनाइजेशन ने वास्तव में भारत को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था। इसीलिए ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद से इंडिया को 200 सालों तक बेड़ियों से जकड़े जाने और दबाए जाने से राहत मिली। उन्होंने ब्रिटिश स्टाइल का फ्री ट्रेड सीखा था, इसीलिए उन्होंने खुद को बचाने और बैंकिंग, इंडस्ट्रियल जैसी सभी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट द्वारा स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने का फैसला किया। उनकी इकोनॉमी ने काफी हद तक सोवियत स्टाइल के इकोनॉमी मॉडल को अपना लिया था। इसने लगभग कोई भी बाहरी इन्वेस्टमेंट स्वीकार नहीं किया
और उन्होंने अपने खुद के लाइसेंसिंग रेगुलेशन से एक लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया। इन शॉर्ट, ज्यादातर बिजनेसेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको बस सरकार से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको रिपोर्ट बनाने और अप्रूवल का वेट करने के लिए 70-80 डिपार्टमेंट्स में जाना होगा। इस लाइसेंस को पाने के लिए आपको कनेक्शंस बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार जब आपको लाइसेंस मिल गया और रिजल्ट ये हुआ कि इकोनॉमी बढ़ तो रही थी लेकिन काफी स्लो थी। 1991 में ये तेजी से आगे बढ़ गया। इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था। वो पहले से ही मड में घूम रहे थे और रियलिटी ने आकर उन पर दस्तक दी। फॉरेन ट्रेड के लिए इसका बड़ा कस्टमर सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया और फिर गल्फ वॉर हुआ। ऑयल प्राइसेस सडनली एक तरफ बढ़ गया और उन्होंने अपना सबसे बड़ा कस्टमर खो दिया और फिर वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सके और दूसरी ओर एनर्जी इंपोर्ट्स ज्यादा महंगे हो गए थे। गवर्नमेंट का कैपिटल और कैश फ्लो टाइट हो गया, यहाँ तक कि उन्हें अपने नेशनल कर्ज पर भी चूक करने का भी रिस्क था। इंडियन गवर्नमेंट को IMF से पैसा उधार लेना पड़ा। उन्होंने $1.8 बिलियन का लोन लिया और फाइनली इससे बाहर आए। लेकिन IMF कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो आपको आसानी से लोन नहीं देते हैं। इसके लिए टर्म्स और कंडीशंस हैं। वो आपको पैसा उधार दे सकते हैं लेकिन आपको वॉशिंगटन की सहमति का पालन करना होगा और अपनी इकोनॉमी को बड़ा बनाना होगा। ठीक इसी तरह से भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अंजाम देना स्टार्ट किया। कम टैरिफ्स, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए फ्री ट्रेड का रास्ता खोला गया। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से लिबरलाइज नहीं किया, लेकिन ये मार्केट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा था। भारत का डेवलपमेंट वास्तव में फास्ट ट्रैक पर था। 1995 से 2019 तक भारत का एक्सपोर्ट हर साल एवरेज 13% से ज्यादा बढ़ा। उनकी ओवरऑल GDP पर ईयर 5.5% की एवरेज रेट से लगातार बढ़ी और वो ग्लोबली 5th प्लेस पर रहे हैं। मैं यहाँ कुछ मेंशन करूंगी। ये काफी हद तक पॉसिबल है कि इंडिया की इकोनॉमिक डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसी है। इंटरनेशनली कई लोगों ने इसकी एक्यूरेसी पर सवाल उठाए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके राइज के दौरान एक इंडस्ट्री ऐसा है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक्चुअली इंडियन है और वो आउटसोर्सिंग है। 外包 outsourcing。 इंडिया आउटसोर्सिंग का किंग है। ग्लोबल आउटसोर्सिंग बिजनेसेस में उनका आधे से ज्यादा हिस्सा है। गूगल, Amazon, Adobe, Intel, Apple, IBM जैसी लगभग सभी US टेक कंपनीज अपने कारोबार का कुछ हिस्सा भारत में आउटसोर्स करेगी। आइए उन पर नजर डालते हैं जो लीन वॉल स्ट्रीट इन्वेस्ट बैंक से फेमिलर है। जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, इनमें से ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बैंक अपने कुछ IT बिजनेसेस को इंडिया में आउटसोर्स करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी बेसिक बातों के लिए आपको इंडिया साइड से कम्युनिकेट करना होगा। 确实还挺费劲的，但是这个印度口音的听力哈，不得不说那是真厉害。 तो ये बड़ी कंपनीज भारत को आउटसोर्स करना क्यों पसंद करेगी? इसके 3 मेन रीजंस हैं। 3大原因。 पहला ये है कि ऑफ कोर्स उनका लेबर कॉस्ट कम है। जिस टेक गाय को मैंने अभी मेंशन किया था, वो 10 से ज्यादा लोगों की देखरेख कर रहा था और वो एक बहुत ही सीनियर इंजीनियर था। इसीलिए मैंने आसपास पूछा और मुझे ये पता चला कि उसकी सैलरी सिर्फ $10,000 पर ईयर थी। न्यूयॉर्क में सबसे कम सैलरी $30,000 पर ईयर है। अगर आप बॉस होते तो आप किसे चुनते? न सिर्फ इन ट्रेडिशनल बिग फैक्ट्रीज को, बल्कि हाल ही में फेमस OpenAI को भी ChatGPT को सही ढंग से ट्रेन करना होगा और उन्हें ह्यूमन फीडबैक की भी जरूरत है, जिसमें काफी लेबर कॉस्ट आएगी। इसीलिए वो भारत जाए और उन्हें फीडबैक दे। लेकिन चीप लेबर वाले कई दूसरी कंट्रीज भी हैं। उन्होंने लाओस को आउटसोर्स क्यों नहीं किया? यहाँ आती है भारत की दूसरी ताकत। उनके पास बड़े पैमाने पर IT टैलेंट्स हैं। किसी कारण से भारत में साइंस और इंजीनियरिंग एजुकेशन पर फोकस करता है। कई पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चों के एजुकेशन में ये इम्पोर्टेंट टारगेट है, अपने बच्चों को साइंस और प्रोग्रामिंग में टैलेंटेड बनाना। इसीलिए भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंडर साइंस और इंजीनियरिंग मॉड्यूल स्ट्रांग है। अगर आप करंट ग्लोबल सिचुएशन को देखें तो उनमें से किसी टॉप कंपनीज के CEO इंडियन हैं। गूगल के CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, एडोब और IBM के CEO, ट्विटर के CEO को एलन मस्क ने रिसेंटली निकाल दिया है। वो सभी इंडियंस हैं। सिलिकॉन वैली में टेक स्टार्टअप को देखें, उनमें से एक क्वार्टर की स्थापना इंडियंस द्वारा की गई है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइंस और इंजीनियरिंग में उनकी एजुकेशन इम्प्रेसिव है। इंडिया का फाइनल स्ट्रेंथ ब्रिटिश द्वारा कोलोनाइजेशन के कारण है और वो ये है कि वो इंग्लिश बोलते हैं। एक्चुअली भारत में एजुकेशन पाने वाले सिर्फ 10% से 20% लोग ही इंग्लिश बोलते हैं। फिर भी ये लगभग 300 मिलियन लोग हैं। अगर आप इन सभी लोगों को बाहर निकाल दे तो वो 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएंगे। भारत ग्लोबल कॉल सेंटर और टेक सपोर्ट सेंटर बन सकता है। मैंने खुद कुछ शॉपिंग वेबसाइट्स और एयरलाइन के कस्टमर सर्विस को भी कई बार कॉल किया है। फोन के दूसरे साइड बात कर रहे सभी इंडियन एक्सेंट वाले लोग होते हैं। तो आप देखिए कि इंडिया में ऐसे कई सारे टैलेंट्स हैं। ऑफ कोर्स ये एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बन गया है। 2019 में टोटल आउटसोर्सिंग रेवेन्यू $70 बिलियन से भी ज्यादा तक पहुंच गया था। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो ये कहते हैं कि ये $100 बिलियन है। वैसे कम या ज्यादा उस रेंज में है। ये काफी अमेजिंग है, स्पेशली जब इसका कंपैरिजन उनके कमोडिटीज लेवल से किया जाए। हमने इस बारे में काफी बात की है कि भारत की इकोनॉमी कितनी तेजी से डेवलप और स्ट्रांग हुई है। वो चीजें कैसे चलती हैं? क्या ये सिर्फ समय की बात नहीं है? US और चाइना के बाद क्या भारत बनेगा दुनिया का तीसरा फोर्स?
इंडिया की इकोनॉमिक वॉल्यूम बहुत बड़ी होने का कारण ये है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। ये पहले ही सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुका है और इसकी पॉपुलेशन 2 बिलियन तक पहुंच सकती है। बड़ी पॉपुलेशन बड़े वॉल्यूम के बराबर होती है। हालांकि अगर आप पर कैपिटा देखें तो 2021 में इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी $2250 है, यूएस की $70,000 है। ये यूएस के 1/3 से भी काफी कम है। भारत की तुलना यूएस से करना थोड़ा अनफेयर है। तो क्या चाइना के साथ करें? ये अभी भी अनफेयर ही हो रहा है। चलिए वियतनाम से करते हैं, अभी भी काफी अनफेयर है। ओके, तो चलिए उनके नेबर बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं। शुरुआत में वो काफी आगे चल रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से आगे निकल गए थे। चलिए म्यांमार से कंपेयर करते हैं, अब ये इसके जैसे ही है। देखिए भारत कितनी तेजी से डेवलप कर रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन जनरेटर ने कई कंट्रीज को उनके प्रति जेलस फील कराया है। सच तो ये है कि न सिर्फ उनकी पॉपुलेशन बड़ी है, बल्कि उनकी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी काफी हेल्दी है। अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ यूथ की पॉपुलेशन काफी कम है। भारत की मीडियन एज 27.6 ईयर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन 28 साल से कम एज की है। 法国是42岁，韩国是43岁，日本呢48.4岁。 इतनी बड़ी पॉपुलेशन का एडवांटेज उनके लिए एक ताकत है। हालांकि ये अजीब बात है कि इंडिया ने सिर्फ प्रोक्रिएशन को एनकरेज ही नहीं किया है, बल्कि इसे कंट्रोल करने का भी ट्राई किया है। वो लोगों को कम बच्चे और ज्यादा उम्र में बच्चे करने के लिए एनकरेज करते हैं और ये बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट नहीं कर सकता है। उनके लिए एक एडिशनल लोग, एक अधिक लेबर फोर्स नहीं है और एक अधिक प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक और बोझ है और जिसे उन्हें फीड करना है। 1000 लेबर्स की लॉन्ड्री फैक्ट्री ये साबित करती है कि लॉन्ड्री फैक्ट्री के लिए वो वॉश करने के लिए बस मशीन का यूज कर सकते हैं, जो कि आसान होगा। भारत चाहे कितना भी बैकवर्ड क्यों ना हो, फिर भी वॉशिंग मशीन पाना काफी आसान होगा। लेकिन वास्तव में क्योंकि उनकी लेबर कॉस्ट काफी कम है, इसीलिए वॉशिंग मशीन लेने से सस्ता लेबर को काम पर रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोग कपड़े धोने के लिए कम सैलरी एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी उन्हें बेहतर जॉब्स नहीं मिलेंगी। अब आइए भारत की इकोनॉमी की प्रॉब्लम पर एक नजर डालते हैं और ये जानते हैं कि ज्यादा जॉब्स क्यों क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम भारत के बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में गहराई से जानेंगे। लिन ने ये कैलकुलेशन निकाला है कि 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है। दरअसल ऐसा नहीं है कि उनके पास इनफ जॉब्स नहीं है। कपड़े धोने जैसे जॉब्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके पास हाई क्वालिटी या हाई प्रोडक्टिविटी वाले जॉब्स नहीं है। अगर आप किसी इकोनॉमी को देखें तो हम इसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस में डिवाइड कर सकते हैं। कोलोनाइजेशन के शुरुआती दिनों में मेन सेक्टर एग्रीकल्चर था। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करने के बारे में सोचा। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि उनका मेन सेक्टर्स पर मोनोपोलाइज है। लाइसेंस भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा इस सेक्टर में कोई कंपटीशन नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर कमजोर था। 1991 के बाद इकोनॉमी रिफॉर्म हुआ। भारत ग्लोबल कॉल सेंटर, IT स्ट्रॉन्ग होल्डर बन गया और सर्विस इंडस्ट्री ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। 到了56%。 लेकिन इसके डेवलपमेंट के दौरान वो एक कदम चूक गए। उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया और सीधे सर्विस सेक्टर में जंप किया। कुछ लोगों ने कहा कि ये 2 इंडियन टाइकून्स हैं, अडानी और अंबानी, जो एशिया के सबसे अमीर आदमी बनने की ओर अग्रसर हैं। वो दोनों इंडस्ट्रियल टाइकून्स हैं। तो क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है? हालांकि इन दोनों का इस सेक्टर पर मोनोपोलाइज है और इसका गवर्नमेंट से रिलेशन है। ये अंडर डेवलपमेंट का साइन है। खासकर अडानी की संपत्ति पिछले साल सबसे फास्ट ग्रो हुई। उन्हें दुनिया में दूसरा रैंक मिला था, लेकिन इस साल उन्हें शॉर्ट सेलर्स ने झटका दे दिया और सबसे तेजी से गिरे। ये काफी इंटरेस्टिंग है ना? लिन उनके बारे में बात करने के लिए एक एपिसोड तैयार करेगी। तो चलिए हम सभी टॉपिक पर वापस आते हैं। मेन बात यह है कि उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं है। वीकनेस को दूर करने के लिए 2014 में भारत सरकार ने मेड इन इंडिया प्लान स्टार्ट किया, मेक इन इंडिया। वो वेरियस सब्सिडीज और पॉलिसीज के माध्यम से भारत को नया ग्लोबल फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। आफ्टर ऑल इंडिया का लेबर कॉस्ट कम है, जो कई कंपनीज को भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अट्रैक्ट करती है। फॉक्सकॉन और एप्पल के सप्लायर पेगाट्रॉन, हुवाई, क्वालकॉम, सैमसंग, वीवो, शाओमी, इन सभी ने भारत में इन्वेस्ट किया और फैक्ट्री स्थापित की है। लेकिन अभी भी इंडियन गवर्नमेंट उन कंपनीज को फैक्ट्रीज बनाने के लिए अट्रैक्ट करने का बहुत ट्राई कर रही है, मगर ओवरऑल रिजल्ट निराशाजनक है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP परसेंटेज है। इंडियन गवर्नमेंट इस परसेंटेज को 20% तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अब ये बढ़ने के बजाय 17% से घटकर 14% हो गई है। हाफ सेंचुरी पहले के लाइसेंसिंग सिस्टम ने न सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में वीकनेस को उजागर किया है, बल्कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स जिसका आसानी से हल नहीं किया जा सकता, वो है उनकी ब्यूरोक्रेसी, जिसके कारण करप्शन इंडिया में सेकंड मेजर प्रॉब्लम है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट करप्ट है, इसका मतलब ये है कि पूरी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। 在印度啊，你不管是什么小孩上学、看病，你要做个项目，你就办点什么事儿都得。 यहाँ तक कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। 60% लोगों ने भी बिना टेस्ट पास किए ही अपना लाइसेंस पाया है। रूल और रेगुलेशंस, लॉ सिर्फ दिखाने के लिए है। आपको गहराई से समझने की जरूरत होगी कि ट्राई करके हासिल करने का क्या मतलब है। आपको बस कुछ कनेक्शंस बनाने की जरूरत है
根据国 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार उनकी 2020 की रिपोर्ट में देखा गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले साल जिन इंडियंस का गवर्नमेंट के साथ लेन देन हुआ था उनमें से 39% ने रिश्वत दी। ये परसेंटेज एशिया में सबसे ज्यादा है और ये इन रूल्स के कारण है। तो भारत में सिर्फ 10% लोग इलीगल और प्रॉपर कंपनी में काम करते हैं, बाकी 90% यानी कि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, आप लेबर लॉज के प्रोटेक्शन में नहीं है। 不交税。你说一般 तो अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन भारत में 90% लोग इलीगली इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं और ये बुरा है और इससे मासिव अंडरग्राउंड इकोनॉमी का निर्माण होगा। 大的地下经济，于是 तो इस अंडरग्राउंड इकोनॉमी पर रोक लगाया जा सके और टैक्स चोरी करने वालों पर लगाम लगाई जा सके, इंडियन गवर्नमेंट ने 8 नवंबर 2016 को यह घोषणा किया कि कंट्री में अवेलेबल 500 और 1000 इंडियन रुपए के नोट्स कुछ ही घंटों में पेपर के समान हो जाएंगे। 印度卢比的纸币将会在几个小时之内全部作废，变成废纸。 500 और 1000 इंडियन रुपए के नोट डेली ट्रांजेक्शन का 86% हिस्सा बनाते हैं। गवर्नमेंट ने लोगों को इन नोट्स को नए नोट से बदलने के लिए 1 महीने का टाइम दिया। अगर ये पाया गया कि किसी के पास भी बहुत सारे नोट्स हैं, तो उन्हें समझाने के लिए कुछ करना होगा। हाथों में इतना पैसा होने पर सभी ने काम करना बंद कर दिया और न्यू मनी पाने के लिए बैंक की लाइन में लग गए। बैंक उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए इतना सारा पैसा अरेंज करने में सक्षम नहीं था, जिसकी वजह से कंट्री भर के लोगों को काफी लंबे समय तक लाइन में लगना पड़ा। पूरी इंडियन इकोनॉमी बिगड़ गई। इससे भी बुरी बात यह है कि ब्लैक मनी पकड़ा नहीं गया। गवर्नमेंट 99.3% नोट्स रिकवर करने में सफल रही, मगर इससे एक फायदा ये होता है कि इससे ई पेमेंट का प्रसार संभव हो जाता है, क्योंकि लोग काफी टेंशन में थे कि गवर्नमेंट ऐसा दोबारा करेगी। इसीलिए बेहतर होगा कि कोड को स्कैन करके पे करना ही बेटर है। 影响印度发展。 ये इंडियन कल्चर में एक प्रथा है और वो है कास्ट सिस्टम, और ये सच है। जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हम कास्ट सिस्टम का मेंशन कैसे नहीं कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर में ये इंडिया में लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। 在这 इन चारों के बाहर या उनके नीचे के 4 ग्रुप्स के लोगों को दलित कहा जाता है। हर कास्ट का अपना अपना प्रोफेशन होता है। ब्राह्मण्स मेनली पुजारी होते हैं, क्षत्रिय मोस्टली वॉरियर और रूलर्स होते हैं, और दलित लोग सिर्फ साफ सफाई का काम करते हैं, जैसे कि वो स्ट्रीट्स को साफ करने जैसे काम कर सकते हैं। वो एजुकेशन भी नहीं पा सकते हैं। टेक्निकली कास्ट के बीच वो एक दूसरे से शादी भी नहीं कर सकते हैं। ये सिस्टम इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के टाइम से हजारों सालों से चला आ रहा है। उन्होंने इसे संविधान में भी लिखा है, क्योंकि उनके लिए इसे मैनेज करना आसान है। इसके डिवाइड होने के बाद वो सिर्फ टॉप पर ब्राह्मण्स को मैनेज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया, लेकिन ये पहले से ही हर किसी के दिमाग में घर कर चुका था। वो दूसरे कास्ट के लोगों से फ्रेंडशिप भी नहीं कर सकते। हाई इनकम जॉब्स सीक्रेटली स्ट्रीनिंग कर रहे हैं। शादी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब तक भारत में सिर्फ 5% मैरिज ही इंटरकास्ट होते हैं। तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि कास्ट सिस्टम कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। और ऑफ कोर्स हम रिलीजन और कल्चर में नहीं जाएंगे। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर आप लोगों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर आप इसको मैनेज करते हैं, तो ऑफ कोर्स इस कल्चरल इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए एफिशिएंसी इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट के दौरान एक इंडिकेटर होगा कि लोअर कास्ट के लोगों को एक सर्टेन रेशियो अचीव करने की जरूरत है। हालांकि अब तक एजुकेशन लेवल, कास्ट के बीच पैसे का अंतर अभी भी क्लियर है। मुझे साफ साफ कहने दीजिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसी कुछ स्टडीज है जिनसे ये पता चला है कि कास्ट सिस्टम इंडिया को ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो इसका फैसला आप खुद ही कर सकते हैं। जिस तीसरी प्रॉब्लम का हमने मेंशन किया है, उनके कारण इंडिया में बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए इनसफिशिएंट जॉब्स जनरेट हुई, और ये एक ऐसी घटना की ओर ले जाती है जिसका मेंशन अक्सर अमीर और गरीब के बीच सीरियस गैप के रूप में किया जाता है। मगर उनके पास अभी भी एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है और वन टाइम दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट मैन भी है। सिटी में बस एक स्ट्रीट की दूरी पर ही एक तरफ ऊंची इमारतें हैं और दूसरी तरफ स्लम है। इमेजिन कीजिए कि वेल्थ गैप कितना बड़ा है। ये दुनिया में सबसे बुरे वेल्थ गैप में से एक है। चलिए हम प्रोफेशनल बनते हैं और डेटा को देखते हैं। मैंने वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 एडिशन को क्लोज से देखा है, और जिस बात ने मुझे सरप्राइज कर दिया वो ये था कि वेल्थ गैप काफी बड़ा था। फॉर एग्जांपल, टॉप 10% के पास नेशनल वेल्थ का 65% है और लोअर 50% के पास नेशनल वेल्थ का सिर्फ 5.9% है। ये काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है ना? सच कहूँ तो दूसरी कंट्रीज इंडिया से बेहतर नहीं है। यूएस की हालत भारत से भी काफी बदतर है। वहाँ टॉप 10% लोगों के पास 70.7% वेल्थ है। चीले, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज तो 80% तक पहुँच गए हैं। तो सिर्फ डेटा के हिसाब से वेल्थ गैप बड़ा है, लेकिन ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है। 要是同时在印度和比如美国都生活过的， लेकिन उनके लिए जो भारत और यूएस दोनों जगह रह चुके हैं, उन्हें लगेगा कि वेल्थ गैप वेस्ट के उन डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में ज्यादा है। इसका मेन रीजन ये है कि भारत में सबसे बॉटम पर रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं। यूनाइटेड नेशन ने $3.65 से कम कमाने वाले लोगों को पॉवर्टी के अंडर कैटेगराइज कर दिया है। 2019 में भारत में 45% पॉपुलेशन पॉवर्टी के अंडर थे, यानी कि लगभग आधी पॉपुलेशन, पूरे 600 मिलियन लोग। 财富分配的比例看可能差不多。 लेकिन अगर आप सच में लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखें तो भारत के वेल्थ गैप काफी बड़े हैं। हर दिन 2.5 मिलियन लोग भूख से मर रहे हैं। 不过
过话说， मगर भारत इसे चेंज करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। 从2000 2004 से 40% पॉपुलेशन पूरी गरीबी में थी और 2019 तक ये नंबर कम होकर 10% रह गई है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 300 मिलियन से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो इस एंगल से वो काफी सक्सेसफुल है। कम से कम ये अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन के बाद सबसे पहले तो इसकी बुनियाद कमजोर है, फिर दूसरी ओर आउटसोर्सिंग सर्विस भारत को तेजी से बढ़ने और दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की अनुमति देती है। साथ ही पहले से चली आ रही लाइसेंसिंग सिस्टम के कारण उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पिछड़ा हुआ है और करप्शन ज्यादा है। इसके अलावा कास्ट सिस्टम के प्रभाव के कारण भारत अपनी बदलती पॉपुलेशन को पूरा करने के लिए इनफ जॉब्स क्रिएट करने में फेल हो गया है, जिसकी वजह से इवेंचुअली करंट ऑकवर्ड इंडिया का जन्म हुआ है। मतलब ओवरऑल इकोनॉमी तेजी से डेवलप हो रही है, लेकिन बॉटम पर लोगों को काफी तंगी में जीना पड़ रहा है। हर कंट्री की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए हाई इकोनॉमी के स्तर पर चलना इतना आसान नहीं है। यीवी ने कमेंट किया है, बेहतर रहेगा कि अगर आप इसे भारत कहें। अगला कमेंट है ली वॉन्ग का। इन्होंने कमेंट किया है, चाइनीज डेटा के बारे में आपका क्या कहना है? चाइनीज लोग ज्यादातर इंडिया के बारे में यही सोचते हैं कि ये एक पिछड़ी हुई कंट्री है और ये काफी करप्ट है, और इसके बारे में जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो सभी इनके दिमाग में चलते रहते हैं। मगर कई ऐसे लोग होते हैं जो कि इंडिया के बारे में बिना कुछ भी जाने ही कमेंट्स कर देते हैं, और वो ऐसे कमेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि वो शायद ये नहीं जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में इंडिया का ग्रोथ रेट और इसकी इकोनॉमी और इसकी पॉपुलेशन चाइना को टक्कर दे रही है। अगला कमेंट है यूजर वीबी का। इन्होंने कमेंट किया है, भारत का नेशनल फॉर्च्यून अभी बस स्टार्ट ही हुआ है। ये लोग हमेशा चाइना को इंडिया से कंपेयर करते रहते हैं, मगर ये सभी खुद भी ये बात जानते हैं कि इंडिया के पास इतने ज्यादा टैलेंट्स हैं। अगर ये लोग भारत के स्टूडेंट से एकेडमिक्स के मामले में कंपटीशन करेंगे तो ये पक्का हार जाएंगे, क्योंकि इंडिया हमेशा से ही टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इन सभी सेक्टर में काफी बेहतर रहा है, और दुनिया की काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि काफी ग्रो कर रही है और वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और यही इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और चाइना भी ये जानता है कि वो कितना भी ट्राई कर ले, मगर इंडिया की पॉपुलेशन से लेकर इंडिया की इकोनॉमी हर चीज उससे आगे निकलने वाली है। अगला कमेंट है डिवॉनी का। इन्होंने कमेंट किया है, इनफैक्ट सोवियत सिस्टम का प्रभाव ही इंडिया के डेवलपमेंट में मुसीबत बन रहा है। हालांकि भारत में प्रेसिडेंटल इलेक्टोरल सिस्टम है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में एंटर नहीं कर पाई, और पावर के सेपरेशन के सिस्टम ने वास्तव में कोई रोल प्ले नहीं किया है, और ये सिर्फ आधा अधूरा प्रोडक्ट है। इसीलिए करप्शन और अन्याय होता है, जो कि लोअर क्लास के लोगों को सीखने का मौका पाने से और एडवांसमेंट तक पहुंचने से रोकता है। फंडामेंटली हमें अभी भी पूरे डेमोक्रेटाइजेशन को रिफॉर्म करने की जरूरत है, और कानून को गवर्नमेंट पावर को रिस्ट्रिक्ट करने देना चाहिए, जो कि प्रॉब्लम का फंडामेंटल सोल्यूशन है। वैसे ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को क्या लगता है? मैंने तो ज्यादातर यही देखा है कि चाइनीज मीडिया जो है वो हमेशा बियस्ड रहती है और भारत के बारे में हद से ज्यादा गलत और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देती है, और पता नहीं वो इंडिया के बारे में क्या साबित करना चाहते हैं कि इंडिया एक बैकवर्ड और पिछड़ी हुई कंट्री है। अगर ऐसा होता तो आज पूरी दुनिया भारत के साथ चाइना को कंपेयर नहीं कर रही होती। आई थिंक चाइना को भी अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भारत अगले कुछ दशकों में वर्ल्ड पावर बन जाएगा और चाइना को पीछे छोड़ देगा। अगला कमेंट है यूजर WN का। इन्होंने कमेंट किया है, कास्ट सिस्टम के अपॉर्चुनिटीज के कारण आईटी इंडस्ट्री विडो के अलावा एक दूसरा प्रोफेशन है, इसीलिए लो क्लास के लोग क्लास ट्रांजिशन, फिर प्रोग्रामिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी पाना चाहते हैं। ऐसे कमेंट सिर्फ वही लोग करते हैं जो कि इस बात से डरते हैं कि इंडिया कहीं चाइना को पीछे छोड़ के आगे न बढ़ जाए, और वो बस इंडिया की डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। चाइना बस दूसरी कंट्रीज के साथ इशू क्रिएट करना जानता है, और उनके दिमाग में तो इंडिया को लेकर सिर्फ यही थॉट्स आते हैं। अगला कमेंट है CNMYTB का। इन्होंने कमेंट किया है, चाइनीज ब्यूरोक्रेसी भी काफी मजबूत है। हाँ, वो तो नजर आता ही है, क्योंकि वो खुद के ही लोगों के साथ काफी ज्यादा भेदभाव करते हैं और अजीब बिहेव करते हैं। अगर वो नॉन हैंड चाइनीज या येलो एम्पायर के वंशज होते हैं तो एक कंट्री जिसके खुद के लोग 24/7 गधे की तरह काम करते रहते हैं, वो इंडिया को एक अनडेवलप्ड और एक ऐसा नेशन बताते हैं जहाँ पर जॉब्स की कमी है या ये एक पिछड़ा हुआ देश है। ये लोग जो कभी इंडिया घूमने तक नहीं आए हैं या इन्होंने कभी इंडिया की शक्ल तक नहीं देखी है, ये दूर विदेशों में अपने घरों में बैठकर इंडिया के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं, जिन्हें इंडिया का आज तक भी नहीं पता होगा। अगला कमेंट है ली PU3CN का। इन्होंने कमेंट किया है, क्या आप जानते हैं कि जब चाइनीज लोग विदेश में होते हैं तो उनके लिए लोकल लोगों के साथ घुलना मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। चाइनीज और इंडियंस की सोच में यही फर्क है, वरना चाइना टाउन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। वैसे हम ये बात तो जानते ही हैं कि इंडिया एक काफी फ्रेंडली कंट्री है और आज के डेट में इसके साथ पूरी दुनिया दोस्ती करना चाहती है, और वहीं दूसरी तरफ चाइना, जिसका हर कंट्री के साथ कोई ना कोई इशू होता ही है, और इशू क्रिएट करना तो चाइना की फितरत है जिसके बिना वो रह नहीं सकते। और भारत जो एक पीस लविंग कंट्री है, जो कि पीसफुली अपनी कंट्री का ग्रोथ चाहती है और अपने लोगों का ग्रोथ चाहती है और बस अपने आप को एक डेवलप्ड और एक पावरफुल नेशन बनाना चाहती है, उसकी ग्रोथ चाइना से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगला कमेंट है स्टोन एडवर्ड का। इन्होंने कमेंट किया है, आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं या चाइना के बारे में? हाँ, अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो चाइना में भी ये कम नहीं है।
वहाँ के लोगों का तो माइंडसेट ही यही है कि जितना ज्यादा हम काम करते हैं उतना ज्यादा हम डेवलप होते हैं, जैसे कि मानो जिंदगी बनाई गई है सिर्फ काम करने के लिए। मगर भारत ऐसा नहीं है। भारत अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन को अपनाना भी जानता है और अपनी कंट्री में अपने कल्चर और ट्रेडिशन को किस तरह से बनाए रखे ये भी काफी अच्छे से जानता है। अगला कमेंट है सोक्सू केपी का। इन्होंने कमेंट किया है, इसे समझना आसान था क्योंकि इंडिया के डेवलपमेंट को फिजिकली समराइज किया गया था। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया के सभी टैलेंटेड लोग कंट्री छोड़ चुके हैं और मेरे मन में उनके कंट्री में रहने के बारे में एक बैड इमेज है। एक्सीलेंट चाइनीज लोग यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने कंट्री में वापस आ गया हूँ। इंडियन अच्छे हैं। अगर टैलेंटेड लोग इंडिया लौट गए और गवर्नमेंट इंडियन डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड रेडी करे तो ये और भी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। मुझे लगता है कि हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। इंडिया में 100, 200, 1000 या सिर्फ लाख नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। और रही बात इंडिया की यंग पॉपुलेशन का, तो आगे जाकर ये तो श्योर है कि इंडिया की जो यंग जनरेशन है ये इंडिया को काफी आगे ले जाएगी और इंडियन टेक और आईटी कंपनीज में काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और अब भारत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं बल्कि हर सेक्टर पर ध्यान दे रही है। अगला कमेंट है यून फेंगलियांग का। इन्होंने कमेंट किया है, इंडिया जल्द ही चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी इकोनॉमी बन जाएगी और चाइना जल्द ही यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। पिछले कुछ दशक में इंडिया की ग्रोथ स्पीड को देखने के बाद काफी सारे एक्सपर्ट्स ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दशकों में इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा और दुनिया की ग्रेट पावर और नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। अगला कमेंट है वेन जिहैंग का। इन्होंने कमेंट किया है, इंडियंस काफी स्मार्ट होते हैं और अगर वियर्डनेस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना का सिस्टम और मैनेजमेंट सिस्टम और भी ज्यादा अजीब है। वैसे मैंने बहुत पहले इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक चाइनीज पर्सन ने काफी सारे चाइनीज का इंटरव्यू लिया था और स्ट्रीट पर चलते काफी लोगों से ये पूछा कि इंडिया के बारे में उनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो मैंने किसी के भी मुंह से भारत के बारे में कोई पॉजिटिव बात नहीं सुनी। तो इससे मुझे ये तो क्लियरली समझ आ गया कि चाइनीज बहुत सेल्फिश होते हैं और वो इंडिया के बारे में कुछ भी अच्छा बोल ही नहीं सकते, भले ही इंडिया हर चीज में काफी अच्छा कर रहा हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।